Hello and welcome to Kalam IS. This is News Simply Put, dated 6th December 2024, and let's get started. The topics for today are the Syria issue in the Hindu text and context. Next, we have the Rabi crop, which is the issue of Indian Express Explained, and the Bitcoin news of the Indian Express Explained. These can be found in these sections of the newspaper, and these are the clippings that can help you locate better. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट इशू इज अबाउट बिटकॉइन सो न्यूज़ में ये आया है कि अब इसका अराउंड ऑलमोस्ट 1 लाख डॉलर जितना क्रॉस हो चुका है वैल्यू एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन सच अ सर्च हैज़ बीन सीन 130% इसका रेज हुआ है केवल एक ही साल 2024 में। तो अचानक से किसी भी चीज़ की वैल्यू का प्राइस बढ़ जाए तो ऑब्वियसली इंसान सोचता है कि क्या हो गया। तो स्टॉक मार्केट के बारे में जब हम देखते हैं राइट, तो अचानक से जब हम देखते हैं कि कोई अच्छा नया चेयरमैन आया है तो स्टॉक मार्केट काफ़ी एग्जूबरेंट हो जाती है और उनको लगता है बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, तो फिर और ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, उस स्टॉक की डिमांड बढ़ जाती है, तो फिर उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है राइट। तो हल्की सी जो चेन होती है उससे इकोनॉमी की एनिमल स्पिरिट्स इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती है कि अचानक से फिर उसके प्राइस बढ़ जाता है राइट। इन अ सिमिलर फैशन यहाँ पर भी बिटकॉइन में भी सेम चीज़ है। द न्यूज़ कुड बी एनीथिंग इधर बिकॉज ऑफ द चेयरमैन चेंजिंग इन द स्टॉक मार्केट और इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम डील दैट हैज़ हैपेंड जिसकी वजह से किसी को भी लगे बिजनेस आगे बढ़ेगा, या फिर आपको कुछ भी और अच्छी न्यूज़ मिले, या फिर कहीं जगह रॉ मटेरियल डिस्कवर हुआ है सपोज, जो कि अगर कल को लिथियम का डिस्कवर हो जाए तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को लगेगा अब तो हम बहुत आगे काम करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। तो कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ जिससे ऐसा लगे कि बिजनेस आगे बढ़ेगा राइट, तो उससे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है उस स्टॉक की और इसलिए प्राइस बढ़ जाता है। तो इन अ सिमिलर फैशन इन द बिटकॉइन वर्ल्ड ऑल्सो न्यूज़ आई है कि ट्रम्प अब जब नई सरकार में आएंगे तो इन्होंने जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के लिए जो हेड हायर किया है, जो हेड अपॉइंट किया है फॉर दैट मैटर, वो एक बहुत ही प्रो क्रिप्टो मार्केट वाला एक पॉइंट ही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जिसकी वजह से बिटकॉइन मार्केट काफ़ी एक्सूबरेंट हो गई है राइट। सो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ इट एंड द अंडरलाइंग एक्सप्लेनेशन। लेट्स कैच अप द फैक्ट्स। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग दैट इट फॉर द फर्स्ट टाइम द $1 लाख मार्क हैज़ बीन क्रॉस्ड एंड ये 130% राइज हुआ है। एंड इसकी वजह एंड ये इसका मेन कारण बेसिकली यूएस का इलेक्शन है राइट। ऐसा क्यों है? बिकॉज जब ट्रम्प वापस आने की बात कर रहे हैं तो वो पॉल एटकिंस को अपॉइंट करेंगे एज ए हेड ऑफ एसईसी, जो कि एक क्रिप्टो एडवोकेट है। सो इसीलिए एक्सपेक्टेशन हो रही है कि काफ़ी फेवरेबल रेगुलेशंस होगा, इससे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। तो इसलिए पूरी बिटकॉइंस में काफ़ी एक्सूबरेंस है एंड दैट इज़ वाई दिस हैज़ बीन अचीव्ड। गोइंग फॉरवर्ड इसका हिस्ट्री क्या है, तो वाई वॉज दिस नॉट अचीव्ड बिफोर एंड वाई इज इट सिग्निफिकेंट नाउ? टू अंडरस्टैंड दिस इट्स इंपॉर्टेंट टू सी द हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में पहले बाइडेन हमें पता है उसके समय में जब एक अपॉइंटी हुआ करते थे गैरी जेंसलर, उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस किए किए थे, जिसकी वजह से द ईज ऑफ डूइंग एंड द मार्केट रेगुलेशंस फॉर ब्लॉकचेन वर नॉट वेरी great. And how was that the case? This was manifested with the form of lawsuits for fraud and substantial fines, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रिप्टो कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इन द सेंस ऑफ द रेगुलेशन पार्ट। एंड नाउ दिस Trump rule is significant because now Trump he was initially a very skeptical person when it came to stock market, but when it came to crypto market, but he's quite pro a person of that sort now. So दिस हैज़ बीन एविडेंट इन हिज कैंपेन। कैसे? कैंपेन जब आया था तो उन्होंने साफ बोला था कि बिटकॉइन को हम एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखेंगे राइट। साथ में अब आपको पता है जब हम क्रिप्टो करेंसी है उसको उसको जनरेट करने का तरीका 3 होते हैं। या तो हम उसको माइन करें, माइनिंग से बेसिकली हमें ना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम सॉल्व करनी पड़ती है, और एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए आपको पता है कंप्यूटर पे घंटों घंटों बैठना पड़ता है। वो जब आप कंप्यूटर घंटे बैठोगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी जाएगी राइट, एंड कितना ज़्यादा पावर पे लोड पड़ेगा। सो इस चीज़ के लिए एंड इट इज़ नॉट जस्ट वन कंप्यूटर दैट कैन सॉल्व द माइनिंग प्रॉब्लम, इट इज़ बेसिकली अ लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ कंप्यूटर, ऐसे स्टैक्स ऑफ कंप्यूटर्स लगे होते हैं लगातार जो एल्गोरिदम कंटिन्यूसली सॉल्व कर रहे होते हैं, और फिर जाके जब एल्गोरिदम सॉल्व हो जाती है तब एक क्रिप्टो कॉइन जनरेट होता है।
राइट। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी और पावर लगती है एंड ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसको बेसिकली उन्होंने बोला है कि ट्रम्प ने बोला है कि एनर्जी पॉलिसीज़ काफ़ी फेवरेबल रहेंगी, जिससे कि आप माइनिंग करो। जितनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आएंगी, उतना ज़्यादा फिर मार्केट आगे बढ़ेगी। सो ही इज़ बेसिकली सपोर्टिंग द माइनिंग विच विल बेसिकली लीड टू द जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, एंड इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी को वो फेवरेबल करने की पॉलिसी लाने की प्लान बना रहे हैं। So this is basically the stance and the policies which indicate the shift, एंड इसी को आगे बढ़ाने के लिए अब उन्होंने अपने SEC के हेड ने भी पॉल एचकी को रख दिया है। तो ओवरऑल द मार्केट इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, दे आर वेरी बुलिश एंड देयरफॉर द प्राइस ऑफ द बिटकॉइन हैज़ रीच दैट वैल्यू. The implication obviously is that this reflects the market optimism and increasing acceptance, and also the anticipated gains based on Trump's campaign message, specifically young voters, because ये जनरली जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इंक्लाइन रहती है. इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में आपको पता है 30% टैक्सेशन रेट है एंड रेगुलेशन बहुत ही मिक्स्ड है। मतलब पहले वो लोग बोल रहे थे हम काफ़ी रेगुलेशन करेंगे, फिर कह रहे थे नहीं करेंगे। तो ओवरऑल एक क्लैरिटी नहीं मिलती है। बट अगर हम सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के स्टैंड को देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला था कि हम बैन करेंगे, लेकिन कभी कभार उनके जजमेंट्स भी रिवर्स होते रहते हैं। लेकिन आरबीआई ने तो क्लियरली कंसर्न्स जताए हैं अपने एज मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसीज, राइट। सो देयरफॉर अभी आज की डेट पे 30% टैक्स और 1% TDS लगता है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसीज, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड व्हाट शुड इंडिया डू? अब जैसे आपको पता है, जब हम 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, राइट, तो हम बिल्कुल नया देश था, हमें पता नहीं था कैसे करना है। तो हम तब बहुत डर डर के थोड़ा रेगुलेट कर करके, एंड वी डू नॉट वांट टू टेक एक्सटर्नल हेल्प, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया कि हमने बोला ठीक है लाइसेंसिंग करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। फिर आगे जाके 1991 में तो हमने पूरा प्राइवेटाइजेशन ही कर दिया, पूरा फ्री कर दिया मार्केट फोर्सेस के लिए। तो यहाँ पे भी वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि आप पहले रेगुलेशन स्टार्ट करो, थोड़ा लाइसेंसिंग करो, ऐसे पूरा बैन मत करो। गिव अ मिडिल अप्रोच बाय व्हेन यू स्टार्ट with the licensing part in the regulation. Maybe you see, because in the market there is a opinion that, as Bernstein raises, that this is possibly a digital coin reserve. So blockchain and Bitcoin is possibly seen as that kind of a reserve. सो इसको ऑलराइट आउटराइट बैन नहीं करना चाहिए, थोड़ा बीच का रास्ता निकालना चाहिए, रेगुलेशन, माइनिंग और लाइसेंसिंग करना चाहिए। एंड क्योंकि ओवरऑल हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ गई है ब्लॉकचेन की, और लोग काफ़ी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। एंड अभी जैसे हम देख रहे हैं यूएस की कैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ रही हैं, सो जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी रेगुलेशन है और जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनफ्लक्स में है. So that is why the shape of Bitcoin and the crypto assets is going to remain very volatile, and they will continue to take a changing shape. So that is why India should also adopt a changing perspective and should kind of see and review. That is the article. Let's go to the next article, Rabi crops. आपको पता है दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ और एक राबी। राबी सर्दियों में आते हैं। वीट कैसे याद करते हैं, वीट फॉर विंटर्स, राइट। तो उस तरीके से ये वाले क्रॉप्स आते हैं। अब न्यूज़ में क्या आया है कि आपको पता है कितनी लेट अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं। दिसंबर ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो रहा है, एंड अभी भी हम लोग इतने स्वेटर्स नहीं पहन रहे हैं। सो दैट इज़ द पॉइंट, दैट अभी अक्टूबर तक तो इतना लगा भी नहीं था कि सर्दियाँ आ चुकी हैं। सो क्लाइमेटोलॉजिकली चीज़ें क्रॉपिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं। अगर सर्दी इतनी जल्दी आएगी नहीं, मौसम गर्म होगा, देन हाउ विल द क्रॉपर्स दे सो सीड्स, उनको वेदर ही नहीं एप्ट मिलेगा। तो इस चक्कर में बेसिकली इस बार ये हुआ था कि जो वीट है ना और जो बाकी चीज़ें हैं, उन सब की सोइंग काफ़ी डिले हो गई थी। द सोइंग गॉट डिलेड, राइट। सो ड्यू टू दिस things got little delayed, and due to this there has been certain concerns and challenges. However, now the article says कि almost इतना भी negative scenario नहीं है. There is some hope in the fact that winters will stay for a long period due to again some climatological and geographical reasons, and maybe because of that there is a compensation, and therefore it's not all gloomy. The rabi crop might pick up, and it's also picked up to a certain extent. So that is what the article is saying, that although there were challenges, but then there is a ray of hope. And how that ray of hope comes is through the phenomena of temperature, climatological, and policy. So as
people who are reading the news, it is important for us to firstly understand the geography of these crops and also to understand कि जब आप सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, रियल लाइफ में आप जब काम करेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे, तो आपके पास ऐसी सिचुएशंस रोज़ आती रहेंगी कि क्योंकि आपको पता है जैसे इन्फ्लेशन में अगर हम WPI कह दें या CPI कर दें, तो दोनों में जैसे यहाँ पे 45 से यहाँ पे 24% जितना फूड होता है, राइट? तो महंगाई कितनी बढ़ जाएगी अगर खाने की शॉर्टेज हो जाए। तो आपको क्या क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए एंड आपको कैसे इसका मॉनिटरी इम्पैक्ट होगा, कैसे पॉलिसी इम्पैक्ट होगा, पीछे जोग्राफी का क्या कारण रहा है, तो ये इंटरसेक्शनल रोल में आपको देखना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई दिस आर्टिकल इज़ अ गुड वे in a sense to see the intersections that can possibly play out and what you can do on the ground when you are a civil servant, right? So what will be the policy weapons at your place to tackle a shortage or when there is an over surplus. So in that sense this article is important to help you connect the dots and see the larger picture. So let's see, राबी क्रॉप्स के बारे में बता रहे हैं कि वीट है, मस्टर्ड है, चना है, मसूर है एंड इनिशियली बेसिकली हाई टेम्परेचर्स की वजह से जैसे मैंने आपको बताया सोइंग नहीं हो पाई। साथ में फर्टिलाइजर्स आपको पता है NPK हमारा चलता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तो इन सब की चीज़ों की शॉर्टेज की वजह से भी थोड़ा डिले हो गया। लेकिन अभी हमने रिकवरी करी बिकॉज जैसे दिसंबर के आसपास मौसम ठीक हो गया, तो रिकवरी बल्कि इतनी ज़्यादा हो गई कि अब हम 2 लाख हेक्टेयर्स के आसपास कर रहे हैं, जबकि इनिशियली इट वॉज जस्ट 187 हेक्टेयर्स। एंड सिमिलरली फॉर चना मसूर ऑल्सो थिंग्स वर ऑब्जर्व इन द सेम वे, जस्ट मस्टर्ड में एक लैग रह गया है। तो 4-5 क्रॉप्स में देखा जाए तो मस्टर्ड पीछे रह गया, बाकी सारे में रिकवरी हो गई है सोइंग में, वही जैसे थिंग्स हैव गॉटन पॉजिटिव, राइट? एंड वाई डिड दिस बी द केस? तो यही वेदर की बात करें, डबल एज स्वॉर्ड, जहाँ पे अक्टूबर में टेम्परेचर्स की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नवंबर में नॉर्मलाइजेशन हो गया है, राइट? इसलिए सोइंग एक्टिविटीज़ हो गई, इसलिए डबल एज भी कह रहे हैं, जहाँ पे पहले नेगेटिव था लेकिन अब पॉजिटिव है। एंड ऑल्सो और भी इम्पैक्ट है, जैसे एक्सटेंडेड विंटर फोरकास्ट है ड्यू टू ला नीना, जैसे ला नीना में आपको पता ही है विंटर ज़्यादा आ जाती है, तो ये भी हमें सपोर्ट करेगा सोइंग के लिए एंड नॉर्मलाइजेशन के लिए। सिमिलरली वाटर अवेलेबिलिटी भी काफ़ी है, अभी इस साल मानसून ठीक हुई है, जैसे वो बोल रहा है कि रेजर्वॉयर जो कि है 86% कैपेसिटी के भर गए हैं, हमारे लास्ट ईयर 70% के आसपास थे। तो इन सब की वजह से हमें लग रहा है कि सॉइल में पानी सही है, नीचे ज़मीन में, ऊपर आसमान में क्लाइमेट भी थोड़ा पिकअप कर चुका है। सो ओवरऑल थिंग्स शुड बी बेटर एंड इसलिए वेदर को डबल एजेड कह रहा है, जहाँ पे पहले नेगेटिव था लेकिन बाद में थिंग्स हैव पिक्ड अप, राइट? सो गोइंग फॉरवर्ड अभी कंसर्न्स क्या क्या हैं, तो ऑब्वियसली हमने शुरुआत में देखा कि जैसे फर्टिलाइजर्स की प्रॉब्लम थी, फॉस्फोरस की, तो वो एक शॉर्टेज रहा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब आपको पता है फूड की कमी रहेगी, तो मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसलिए अक्टूबर में हमने देखा भी था कि 10% जितना इन्फ्लेशन बढ़ा था। एंड वीट और ऑयल बेसिकली मेजर कमोडिटीज़ हैं, तो इसके अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अनसर्टेनिटी होती है तो काफ़ी लार्ज इम्पैक्ट रहता है। तो इसीलिए हम जो लेट सोइंग था, इसलिए दैट वाज अ कॉज ऑफ अ वरी, राइट? लेकिन अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन शुड ईज आउट एंड दैट इज़ वाई इट्स अ काइंड ऑफ अ बैलेंसिंग एक्ट, राइट? सो गोइंग फॉरवर्ड, why is there a brighter side and reason for optimism? Because of the same thing that I've said, that the soil moisture has improved, winter temperatures भी अच्छे हैं and La Nina का भी better impact है. So that is the whole thing. Now what should the government do? So far हमें लग रहा है चीज़ अच्छी जानी चाहिए, but just in case the supply still falls short, तो आपको पता है जैसे ये हमारा इंडिया है, तो एक तो डोमेस्टिक हम जो प्रोड्यूस करते हैं एक तो वो चीज़ होती है, लेकिन बाहर से भी हम काफ़ी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, राइट? तो वीट को भी इम्पोर्ट करते हैं, तो अभी तो हम अपने डोमेस्टिक जो है उसकी ज़्यादा सेल हो पाए एंड उसकी ज़्यादा फार्मर्स को रिटर्न मिले, उस वजह से बाहर की चीज़ों को हम काफ़ी अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का तरीका क्या होता है? बैरियर्स खड़ा करना, और बैरियर्स आपको पता ही है, या तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है या तो टैरिफ लगता है। तो सो फार हम जब बाहर के इंपोर्ट्स को अवॉइड करते हैं तो हम टैरिफ लगाते हैं। तो अभी वही कह रहे हैं कि लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज है, तो शायद हमें बाहर की ज़रूरत भी पड़ जाए, इसलिए हम यहाँ पे ये जो बैरियर्स हैं इनको कम कर देंगे, यानी कि ड्यूटी हटा देंगे। तो वही कह रहा है रिडक्शन इन वीट इम्पोर्ट ड्यूटी, राइट? एंड साथ में वीट में भी ऐसा करेंगे, ऑयल में भी ऐसा करेंगे, right? So these are the possible policy steps and scenarios that can take place and how the geography is playing a role. So this is what the article was talking about. Let's go to the Syrian conflict. आपको पता ही है, this is a article of Hindu text and context. एलेपो में काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है since quite a lot of time, and this basically is an extension of a larger geopolitical game. So to explain the story of Syria, let's get to the map of Syria. So ये जो सीरिया का पूरा मैप है, ये सीरिया पूरा
जो हमारे वहाँ पे रूलर है, एज इन जो लीडर है, बशर अल असाद. सो इट लुक्स एज इफ द इंटायर सीरिया शुड बी अंडर हिज कंट्रोल, बट इन रियलिटी ओनली दिस मच इज़ द एरिया जो वो कंट्रोल कर रहे हैं. ये जो बाकी का एरिया है, ये इतने स्ट्रांगली उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे और ग्रुप्स हैं. जैसे यहाँ पर इदलिब है, राइट, देन यहाँ पे एलेपो है, देन यहाँ पे हामा करके रीजन है, राइट. सो लाइक दिस इज़ हामा, दिस इज़ इदलिब, दिस इज़ एलेपो. एंड इदलिब में तो ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे एक ग्रुप है, SNA और HTS करके, राइट. तो थोड़ा रेबल ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है. ये लोग ने तो पहले से ही अपने यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना रखी है, और यहाँ पे ही बशर अल असाद की थोड़ी सी काम रहता है. देन यहाँ पे भी कुछ जगह पे, जैसे आपको पता है कि बगल में यहाँ टर्की है, राइट. तो यहाँ पे इसीलिए जो सीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे टर्की का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है. फिर थोड़ा सा यहाँ आएंगे तो कर्डिस्तान आपको पता है स्टार्ट हो जाता है. तो कुछ कुछ करके काफ़ी सारे डिविजन्स हैं. इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ कि ये जो ओवरऑल एरिया है, ये आधा एरिया जो ऊपर ऊपर है, ये काफ़ी बटा हुआ है ड्यू टू सेवरल फैक्शंस. कोई एक फैक्शन नहीं है जो पूरे गेम को डिसाइड कर रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं. तो इसलिए सीरिया के अगर हम मोटा मोटा गेम देखें, तो सीरिया के दो यहाँ पे हम पार्टीज देख सकते हैं, सीरिया को सपोर्ट करने वाले और अगेंस्ट में रहने वाले. सपोर्ट में रशिया आता है, ईरान आता है, हिजबुल्लाह आता है. अगेंस्ट में US आता है, एंड इसराइल आता है, एंड सरप्राइजिंगली टर्की आता है. अब आपको पता है इसराइल और टर्की आपस में दुश्मन है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन द मुस्लिम वर्ल्ड. लेकिन हाउएवर इस गेम में इसराइल और टर्की साथ में रहते हैं. टर्की सीरिया के वजह में, बिकॉज यहाँ पे जैसे आपको पता है टर्की इज़ द नेबर. तो ये वाला एरिया अगर यहाँ पे कुछ लड़ाई होती है तो ये टर्की में असिमुलेट होने का चांस बनता है. और ये जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से जो यहाँ पे पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, दैट बेसिकली बिकम्स द रीजन ऑफ वाई इसराइल एंड टर्की आर ऑन द सेम साइड व्हेन इट कम्स टू द गेम ऑफ सीरिया. ऑब्वियसली इसराइल यहाँ पे नीचे की तरफ है, वो तो रेगुलर बॉम्बिंग करते ही हैं. और यहाँ पे US का क्या रोल है, राइट. तो अभी आपको पता है बाइडेन वहाँ पे लीडर है, एंड ट्रम्प अभी नेक्स्ट मंथ में आएंगे. सो बाइडेन बेसिकली वांट्स कि जाने से पहले बशर अल असाद की जो सरकार है उनका तख्ता पलट हो जाए, राइट. एंड दैट इज़ वाई ही हैज़ रिन्यूड द बॉम्बिंग्स. एंड ये बॉम्बिंग्स रिन्यूड होने का एक और कारण भी है कि ये एरिया बहुत वीक पड़ चुका था. तो एक तो इनका मन भी कर रहा है ना, कि हम थोड़ा सा यहाँ पे सरकार को तख्ता पलट करें, और यहाँ पे वीकनेस भी ऑलरेडी थी. सो इनका ये अटैक करना और आसान हो गया. द पॉइंट इज़ दैट वाई द एरिया वॉज वीक. द एरिया वॉज वीक बिकॉज जैसे आपको पता है रशिया का सपोर्ट मिलता है, हेजबुल्ला का सपोर्ट मिलता है, एंड ईरान का सपोर्ट मिलता है. तो रशिया यहाँ पे अभी सोफार इतना अच्छे से सपोर्ट दे नहीं पा रहा था बिकॉज रशिया इटसेल्फ वॉज बिजी इन द यूक्रेन वॉर. सिमिलरली हेजबुल्ला भी इतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा था लेबनान का, क्योंकि आपको पता है लेबनान और इसराइल भी अभी रिसेंट में सीज़ फायर साइन हुई है, लेकिन उससे पहले तो ये दोनों आपस में काफ़ी बिजी थे. तो अब यहाँ पे जो सपोर्ट था वो कहाँ से मिलता, व्हेन द टू मेजर पार्टीज आर वेरी बिजी. Seeing this vulnerability, US launched an attack, and therefore they wanted दैट सरकार का तख्ता पलट हो जाए. एंड यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं ये तो ऑब्वियसली चाहते ही हैं कि सीरिया में जो बशर अल असाद है उनका तख्ता पलट हो जाए. तो इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है बेसिकली, इसलिए US, टर्की एंड इसराइल से, राइट. तो अभी यही हुआ है सो फार. और समझने का कारण ये है कि यहाँ पे जो इदलिब है, एलेपो है एंड हैमा है, ये सब बेसिकली प्रोविंसेस हैं. तो यहाँ पे इदलिब का तो हमेशा से ही कंट्रोल नहीं था. बशर अल असाद की जो सरकार है वहाँ पे इदलिब का कंट्रोल तो उनके पास हमेशा से नहीं था. लेकिन अभी इन्होंने एक्सपेंशन किया है और 4 दिन में बस एलेपो को कंट्रोल में ले लिया है. एंड दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ बेसिकली टेकन ऑफ द ट्रैक. एंड नाउ रशिया इज़ बेसिकली एंगेज्ड इन रिन्यूड एयर बॉम्बिंग्स टू बेसिकली काउंटर दिस. और ये धीरे धीरे हैमा में जो प्रोविंस है वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द न्यूज़. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ये ऑफकोर्स US और ये सब तो नहीं आएंगे, इनके कुछ और विंग्स होंगे जो मिलिटेंट्स होंगे उनको सपोर्ट करेंगे. तो दैट इज़ वाई इट इज़ HTS एंड SNA विच बेसिकली डज दिस, राइट. सो दैट इज़ द ब्रॉडर न्यूज़. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड, राइट. सो वही है कि इसको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जानना है तो 2011 और 16 में पता चलेगा कि तब अरब स्प्रिंग हुआ करता था जहाँ पे सीरियन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था. अब उस वक्त काफ़ी सारे रिबेल एंड जहादिस्ट फैक्शंस इमर्ज हुए थे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ SNA,
राइट, HTS एंड फ्री सीरियन आर्मी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो धीरे धीरे करके 2016 तक थोड़ा ठंडा पड़ गया था और असाद ने काफ़ी सारी चीज़ों का कंट्रोल ले लिया था, लेकिन इदलिब जैसे मैंने आपको बताया अभी भी इतना इनके कंट्रोल में नहीं था। तो ठीक है, सरकार को लगा कि एक ही एरिया रह गया है, बाकी तो ठीक है हमारे पास है। एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज 2015 में रशिया का इंटरवेंशन था। तो जब रशिया आया तब जाके इदलिब सरकार, आई मीन असाद सरकार को काफ़ी ज़्यादा राहत राहत मिली, बिकॉज एक्चुअली ये भी होने वाला था। अब आई टेल यू व्हाट। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है ये सीरिया है और यहाँ पे सारा पानी आता है, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, राइट। तो उस वक्त ओबामा हुआ करते थे एंड ओबामा वॉज एक्चुअली प्लानिंग एन अटैक। सो रशिया उस वक्त आया और सीरिया ने बोला कि हम आपको यहाँ पे 2 पोर्ट्स देंगे। सो रशिया, आपको पता है, दे एक्चुअली वांट अ लॉट ऑफ वाटर एक्सेस एंड दे आर ऑलवेज ऑन द हंट फॉर मोर एक्सेस टू द सी। सो इन एक्सचेंज ऑफ दिस, राइट, द फ्रेंडशिप इंक्रीज एंड देयरफॉर तब जब रशिया आया यहाँ पे, तो फिर ओबामा ने बोला कि चलो ठीक है, लेट्स जस्ट नॉट, बेसिकली वो अटैक इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गया था। एंड तब से रशिया एंड सीरिया की दोस्ती आगे बढ़ गई है। सो यही वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रशिया इंटरवेंशन हुआ एंड रशियन मिलिटेंट्स की वजह से पूरा बैलेंस ऑफ पावर काफ़ी सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हो गया। तो अब काम आया, इट वॉज नॉट दैट टोटली पीस आ गया, बट स्टिल द एरिया बिकेम रिलेटिवली काम। And Idlib obviously remains out of control and it is under the Hayat Tahrir al-Sham and Syrian National Army control. So this actually remains the pain point. However, now it is extended. वही कह रहे हैं कि अभी इन्होंने इदलिब से आगे बढ़ के एलोपेव और हैमा में चले गए हैं और ये काफ़ी एक्सपेंशन रहा है इनके लिए इतने कम समय में, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो HTS को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर उस पूरे एरिया में। एक HTS काफ़ी प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि बेसिकली इदलिब में यहाँ पे एक पैरेलल स्टेट को कंट्रोल करते हैं एंड इट इज़ बेसिकली लेड बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी एंड इनका अल कायदा में रूट्स है एंड ऑब्वियसली इनका गोल वही है, असाद रिजीम को ओवरथ्रो करना है। तो यही थोड़ा-सा वो बता रहे हैं कि रिसेंटली क्यों हुआ है। जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जियोपॉलिटिकल रीज़न्स है, रशिया की फ़ोकस यहाँ पे नहीं रहा यूक्रेन वॉर की वजह से, ईरानियन एंड हिज़बुल्लाह का भी वीकनेस रहा। तो इसी ओवरऑल रीज़न्स की वजह से यहाँ पे सारा गेम चला। तो अब ओवरऑल आगे के लिए हम क्या देख सकते हैं? अनसर्टेनिटी तो बरकरार ही रहेगी, क्योंकि वोलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो है ही। एंड यहाँ पे क्योंकि इनका एक्सपेंशन हो चुका है, पहले केवल इदलिब था, अब एलेप्पो भी आ गया और हैमा में भी बढ़ रहे हैं। सो दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट एंड रिन्यूड फाइटिंग तो रहेगी। सेटबैक फॉर असाद तो है ही, बिकॉज काफ़ी चीज़ों का लॉस हो गया है एलेप्पो इन जस्ट 4 डेज़। एंड इसलिए ये तो क्लियरली है सामने कि इतना जो स्टेबिलिटी वाला जो अभी सिनेरियो है वो थोड़ा दूर है। द कॉन्फ्लिक्ट इज़ bound to prolong and therefore there is a need for the global order to restore peace and act more responsibly. So this is the thing about it. अब हम प्रीलिम्स का देख लेते हैं। सो ये पल्स प्रोडक्शन के बारे में क्वेश्चन है, जहाँ पे उरद के बारे में कह रहे हैं खारिफ एंड राबी है। ग्रीन मून अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। ऐसे स्टेटमेंट्स को देख के आपके कान खड़े होने चाहिए और आपको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देना चाहिए अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी आता है बाय नॉलेज। सो दिस इज़ बेसिकली अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट। तो एग्जाम में हमेशा आपको मैं बताती हूँ प्रीलिम्स में कॉमन सेंस रखिए। एंड ये है आपका मेंस का क्वेश्चन कि जो चेंजेस है क्रॉपिंग पैटर्न्स में, उसके कॉन्टेक्स्ट में कंजम्पशन एंड मार्केटिंग कंडीशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। लाइक आई ऑलवेज से दैट प्लीज पोस्ट योर आंसर्स ऑन द कमेंट और ऑन द टेलीग्राम फॉर ऑल द मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चन। वील बी मोर देन हैप्पी टू गिव योर फीडबैक एंड वील बी ऑल्सो हैप्पी टू गेट फीडबैक फ्रॉम यू on any other initiative or any other change that you're looking for in this initiative. We will be happy